नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट आई, प्रैक्टिस की बुक आई है, इसमें से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, बात करें तो इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, और इससे पहले का आप पहला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। अंकित भाटी सर के साथ साथ और घटना चक्र का भी पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। आप देखना चाहते हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है गलत बताया गया है। कौन सा जोड़ा गलत है? अवधी भाषा जो है पूर्वी हिंदी से ली गई, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें जो बताया गया है भोजपुरी जो है, यह दोस्तों बिहारी हिंदी से संबंधित है। आप कहेंगे बिहार से संबंधित है, ऑप्शन सी वाला जो है गलत बताया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होता है। अनुसार पूछा गया है कि शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे संतान होगा, सकल हो जाएगा, सक्षम और सचल लास्ट में आएगा। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मंदाकिनी की कह रहा है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, रेखांकित भाग में शुद्ध रूप पूछा गया है। अजस्र का शुद्ध वर्तनी हमसे पूछा जा रहा है, अजस्र कैसे लिखा जाता है। तो आप कहेंगे अजस्र की जो शुद्ध वर्तनी होती है अजस्र होता है। क्या कहते हैं? अजस्र होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे अब पूछा जा रहा है कि मच्छिका शब्द जो है किसका तत्सम है। मच्छिका किसका तत्सम होता है? देखिए, छ जो होता है छत्री वाला, यह खा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे मच्छिका कह रहा है, तो मच्छिका जो हो जाएगा यह मक्खी का होता है तत्सम। क्या हो जाएगा? मच्छिका है यह मक्खी का तत्सम दिया गया है। और मछली की बात करें तो सभी को जानते हैं मत्स्य होता है। मिट्टी का क्या होता है? आप कहेंगे मत्तिका होता है। मच्छर का क्या होता है? तो मशक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है शुद्ध बताया गया है। पर्यायवाची जो बताया गया है कि कौन सा जोड़ा जो बताया गया वह सही बताया गया, कौन सा ग्रुप है वह सही पूरा दर्शाया गया है। इंद्र, रतीश, सहस्त्र या फिर माधव। तो आप कहेंगे इनमें से जो सही बताया गया है यह आपका घर, निकेतन, आयतन, निलय जो होते हैं यह घर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म जो है, कौन सा युग्म गलत बताया गया है। गलत युग्म में पहचान करना है कि इसमें विलोम शब्द दिया गया है उसका, जैसे मूक का वाचाल होता है, ऐश्वर का अनैश्वर होता है, छले का बहिरंग होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो आप कहेंगे मूक का वचाल होता है, यह तो सही दिया गया है। ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, यह भी सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, लेकिन छली का बहिरंग नहीं होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ गलत बताया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। किसका अनेक अर्थ होता है? कृष्ण होता है, विष्णु भी होता है, अविनाशी भी होता है। तो आप कहेंगे अच्युत का जो अनेक अर्थ होता है वह कृष्ण भी होता है, विष्णु भी होता है, अविनाशी भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म का अर्थ भेद सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तरंग, तुरंग। तो आप कहेंगे इस तरंग का होता है लहर, और तुरंग मतलब होता है घोड़ा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। पथ मतलब होता है रास्ता, और पथ्य मतलब जो होता है स्वास्थ्यप्रद आहार, मतलब पथ पे जो आहार खाना खाया जाता है उसे कहा जाता है पथ्य। आप कहेंगे तरणी और तरुड़ी। तरणी जो होता है दोस्तों यह आपका हो जाएगा, तरुड़ी जो होता है नाव को कहा जाता है, तरुड़ी जो होता है युवती को कहा जाता है। अर्थात पहला वाला यहाँ लास्ट में दिया गया है, दूसरा वाला पहला दे दिया है। तो आप कहेंगे सी वाला ही हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। तरणी जो होता है पहला वाला जो होना चाहिए था नाव होना चाहिए, तरुणी जो है युवती को कहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ गलत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है आधी रात का समय क्या कहा जाता है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? सरवरी कहा जाता है, विभावरी, निशा या फिर निशीथ कहा जाता है। आधी रात के समय को एक शब्दों में कहा जाए तो उसे कहते हैं निशीथ कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि तद्रानु का प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तद्रालु में प्रत्यय कौन सा है? तद्रालु, तद्रालु आप कहेंगे इसमें लू प्रत्यय लगा है, क्या हो जाएगा? तद्रालु में लू प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। छाया शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है। छाया होता है छाएं, छाओं या इनमें से कोई नहीं। तो छाया जो दिया गया है यह खुद बहुवचन होता है, तो आप कहेंगे छाया का छाया ही बहुवचन होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य है इसमें। गणित आज जो है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, अर्थात नहीं ली यहाँ निषेधात्मक नकारात्मक विचार आ रहा है। तो आप कहेंगे आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, अर्थात यहाँ निषेधात्मक हो जाएगा, नकारात्मक भाव यहाँ मिल रहा है। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे दही जो शब्द होता है यह पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या है जो स्वयं से महसूस किया जाए, तो आप कहेंगे क्रोधी, क्रोधी तो दूसरे को आप कह रहे हैं। तीर, तीर तो कोई अर्थ ही नहीं, भरत जो दिया गया है यह भी नहीं। भाववाचक की बात करें, चिंता, मुझे चिंता है, मुझे दुख है, मुझे दर्द है, मुझे जाना है, ये सब जो हो जाएगा जो स्वयं से महसूस किया जाए आप कहेंगे वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन सी वाला डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कारक क्या है। देखिए कह रहा लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, अर्थात यहाँ कहेंगे आप जो कारक हो जाएगा कर्म कारक है, ठीक है, डाकुओं को भगाया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि जो क्रिया अभी हो रही हो, वर्तमान समय जैसे हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे आप क्लास ले रहे हैं तो आप किस काल में आएंगे, तो आप कहेंगे जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान, अर्थात आप क्लास देख रहे हैं, आप क्लास को पूरा नहीं देखे हैं, अभी देख ही रहे हैं, अर्थात आप कहेंगे अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं किए हैं। अगर क्लास पूरा कर लेंगे तो आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतर कीजिए। रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाच्य में क्या लिखा जाएगा। रोगी चल नहीं सकता, आप कहेंगे इसे रोगी से चला नहीं जाता, यह भाववाच्य में इसका उदाहरण हो जाएगा। रोगी से चला नहीं जाता, अर्थात ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस है मुझे, मैं नहीं जा सकता, इसमें क्या है? अव्यय बताना है। अफसोस में अव्यय बताना है, कौन सा अव्यय है? संबोधन सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है या फिर हर्ष सूचक है। कह रहा अफसोस, हम अफसोस कर रहे हैं कि हम आपके यहाँ नहीं पहुँच पाए, अर्थात मुझे दुख है कि हम नहीं पहुँच पाए, तो आप कहेंगे शोक सूचक है यहाँ, अर्थात ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अफसोस है कि मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच पाया, मुझे दुख है कि मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच पाया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अब इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा वाक्य है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा दिया गया है? मैं कल नहीं जाऊंगा, वह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। क्रिया विशेषण युक्त की बात की जाए, देखिए धीरे धीरे जो दिया गया है, अर्थात ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 20 नंबर का अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है। अक्षौहिणी का जो सही संधि विच्छेद होता है क्या हो जाएगा? तो अक्षौहिणी का जो सही संधि विच्छेद होता है यह अच प्लस उहिनी होता है, जिसमें
अच में अगर बात करें तो इसमें से अ निकल के इसमें से उ निकल के औ की मात्रा बनाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनायास, कह रहा है कि अनायास में समास बताना है। अनायास में समास बताना है, कौन सा है, द्विगु है, नई समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है। अनायास की बात किया, अना ना आ रहा है तो आप कहेंगे नई समास है, ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर के कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, इनमें से कौन सी लोकोक्ति दी गई है, अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो लोकोक्तियाँ होती हैं दोस्तों, यह हो जाएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विराम भेद का कौन सा चिन्ह सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का जो है चिन्ह सही सुमेलित नहीं किया गया। पूर्ण विराम का चिन्ह जो है बिल्कुल सही दिया गया है, अल्प विराम भी यही होता है, योजक चिन्ह उदाहरण चिन्ह का यह बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह जो दिया गया है दोस्तों यह गलत दिया गया है। योजक चिन्ह की बात करें, पहचान उसका ये होता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है दो शब्दों के बीच में, जैसे यहाँ कौंसल में लगा है, तो आप कहेंगे यह योजक चिन्ह है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। यह किसी बड़े शब्द को जो है छोटे में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर को हम लिखते हैं तो लाघव शब्द का, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा जो है मिश्र वाक्य बताया गया है। कह रहा कि उसमें न पत्ते थे न फूल थे। दूसरा कह रहा मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। डीसी वाला कह रहा है कि यज्ञदत्त देवत्व को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। इसमें हमसे पूछा गया है मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा जिसमें का की के आते हैं, तो आप कहेंगे मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंधन है, ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 25 नंबर के प्रश्न में, कह रहा कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तो आप कहेंगे इसमें पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है। रस की बात पूछा जा रहा है कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा शांत रस दिया गया है, कोई शांत रस। शांत रस का बात करें इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप कहेंगे अस्थाई भाव निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप कहेंगे निर्वेद होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 26 नंबर का, निराला की कविता है जूही की कली। निराला जी की कविता है जूही की कली, कैसा छंद, वर्णिक छंद में है या फिर मात्रिक छंद में, मुक्त छंद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निराला जी की जो कविता है जूही की कली, वह उदाहरण है, आप कहेंगे ऑप्शन मुक्तक छंद का उदाहरण है। जूही की कली जो है मुक्तक छंद का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अभी इसमें पूछा गया है कि तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बहुवर छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। आप कहें देखिए इसमें मनहु जो दिया गया है, लेकिन उससे पहले मनहु से पहले बात करें तो यहाँ देखिए तरनी, जिसमें त की आवृत्ति बार हुई है, त हुआ है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, इसमें जो है एक वर्ड जो है कई बार रिपीट हुआ है, तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगर यही एक दो बार हुआ है लेकिन मनहु दिया गया था तो आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, लेकिन यहाँ त जो है कई बार आवृत्ति हुई है तो अर्थात यहाँ कहेंगे आप अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर की, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। निम्नलिखित में से पुस्तक की पंक्तियां हैं, किस पुस्तक में यह पंक्ति कही गई हैं, और कमायनी में है, साकेत के हैं, यशोधरा में, या फिर आंसू में है। तो आप कहेंगे यह जो पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी, यह कहेंगे यशोधरा जो है पुस्तक से ली गई है। और इसके लेखक की बात करें तो बताइए इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। इन चारों ऑप्शन में से चारों कविता जो दी गई, चारों पुस्तकें दी गई, इनमें से कौन सा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई। साकेत है, कमायनी है, जयद्रवध है, या फिर यशोधरा है।
आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की इनमें से जो कामायनी है यह मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कामायनी की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त की ना होकर जयशंकर प्रसाद की है। तो आप कहेंगे कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछले किस विधा की रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? तो आप कहेंगे यह रचना जो दी गई है यात्रा वित्रांत की है। यात्रा वित्रांत की। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास रह गया है उसका नाम क्या है? गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर आप कहेंगे सेवा सदन। तो पूछा गया है कि अधूरे उपन्यास, अधूरा अधूरा कौन सा चीज रहता है? तो आप कहेंगे मंगलसूत्र जो है यह किसी के बिना अधूरा रहता है। किसी के बिना, आप समझ रहे हैं, किसी के बिना मंगलसूत्र अधूरा रहता है। तो ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से हिंदी के विकास से साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस व्यक्ति को इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, निराला को, प्रसाद जी को या फिर सुमित्रानंदन पंत को? तो आप कहेंगे इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया है। ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हमारा सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। तो दोस्तों 38 नंबर के पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोगो सागर 23 जो दिया गया है और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया गया है? जो भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास किया है कोरपेट, यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे इसका आयोजन जो हुआ है विशाखापट्टनम में हुआ। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत में पहली जो मानवयुक्त पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे उसका नाम है मत्स्या 6000। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? किसे राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन है आपके सामने। तो आप कहेंगे जो घोल मछली है इसे गुजरात राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला की बात की जा रही है। तो यह है आपकी सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है एनसीआर में शामिल है? तो आप कहेंगे एनसीआर में जो शामिल है यह आपका शामली जिला है, इनमें से शामिल दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबुलरी जो है, आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? आर्म्ड कांस्टेबुलरी जो एक्ट पारित हुआ था यह दोस्तों पारित हुआ है ऑप्शन 1948 में हुआ था। ये वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और एक बात आप एक टाइप कीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमको पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आप उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए नीचे कोट का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए कह रहा है कि जो है भातखंडे संगीत संस्था कहाँ है, स्थापना इसका पूछा गया है। तो आप कहेंगे 1926 में ही हुआ था भातखंडे संगीत संस्थान की। राज्य ललित कला अकादमी की बात करें तो 1962 में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी जो है 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। तो आप कहेंगे पहले का पहला ही दिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ, जो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 6, 7, 8, 9। तो आप कहेंगे कुल महाजनपद का जो है 50% केवल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, अर्थात आप कहेंगे 16 महाजनपद से 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश से ही मिलते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जो जनजाति है तो आप कहेंगे थारू जनजाति है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस शहर में हुआ है। कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? आजमगढ़ में, चित्रकूट में, कन्नौज में या फिर फर्रुखाबाद में। तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है यह फर्रुखाबाद में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इनकी एक रचना है यामा, यह अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, यामा के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया है। प्रश्न में है कि किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो आप कहेंगे यह गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में खत्म हो जाती है, एक ही राज्य तक उसका सीमित क्षेत्र है। अजंता की है या फिर अरावली पर्वत है, सह्याद्री है या फिर सतपुड़ा पर्वत है। तो आप कहेंगे पूछा गया है कि एक ही राज्य में विस्तृत है, तो अजंता का जो पर्वत है दोस्तों यह केवल एक ही राज्य में स्थित है। आप इसको कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 49 देखा था, उसके बाद 50 का नंबर प्रश्न शुरू होना था। चलिए हम बीच वाले स्लाइड पे आ गए हैं, हम शुरुआत में चलते हैं। 49 के बाद यहाँ से 50 नंबर का प्रश्न देखिए। हाँ चलिए, तभी हम कहें इतना जल्दी कैसे हो गया। देखिए 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनिए। सही विकल्प चुनना है कथन को पढ़कर। देखिए कह रहा है कि बोबोली वीणा जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। जो बोबोली वीणा है यह एक वाद्य यंत्र है, इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बजाया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात कह रहा है। और दूसरा कह रहा है आपसे कि बोबोली वीणा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। हाँ, बोबोली जो होता है वह एक लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है, अर्थात पहला भी सही है दूसरा भी सही है। अब किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं। पहला सही और दूसरा सही, केवल ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ए वाला। तो आप कहेंगे ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात होता है, नायरा होता है, रियाल होता है, क्रोन होता है। म्यांमार की मुद्रा की बात की गई है तो आप कहेंगे म्यांमार की मुद्रा जो है यह दिया गया है। आप कहेंगे क्यात जो है यह म्यांमार की मुद्रा है। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं इनमें से? तो आप कहेंगे साइना नेहवाल द्वारा लिखा गया है प्लेइंग टू विन। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पारंपरिक नृत्य जो है गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है। गोटी पुआ जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे गोटी पुआ का संबंध जो हो जाएगा यह उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है। पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे यह स्थित है आपके गुलबर्ग में। कहाँ है? गुलमर्ग में। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। इनमें से किस देश को जो है हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल को, चीन को, फ्रांस को, डेनमार्क को। आप कहेंगे हवाओं का जो देश कहा जाता है डेनमार्क को जो है हवाओं का देश कहते हैं, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या फिर व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर होती है। तो यह होता है दोस्तों आपके किस पे होता है? आप कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है। जीएसटी अधिक से अधिक कितना लिया जाता है? तो आप कहेंगे 28% है।
28% GST, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी। कह रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से अलग अलग देश से तीनों तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। तो आप कहेंगे त्रिपुरा जो राज्य दिए गए हैं यह 3 तरफ से जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य, ये तो हो गया पहले ही बता दिया हमने, अजंता में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपके सामने पूछा गया निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। किस द्वीप को जो है वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। सुमात्रा द्वीप है, क्यूबा है, या फिर जावा द्वीप है, मिंडानाओ है। तो आप कहेंगे वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। वादे की भूमि के, तो आप कहेंगे मिंडानाओ जो द्वीप है इसे कहा जाता है वादे की भूमि, अर्थात ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में है, और आगामी नागालैंड भारत में जाए, एंगू जो है जापान में, खिरगिज सूडान में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो यह है खिरगिज है, डी वाला खिरगिज जो दिया गया है यह सूडान से ना संबंध हो के यह मध्य एशिया से है। कहाँ से है, मध्य एशिया से इसका संबंध है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय, कह रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थंकर हुए थे। पार्श्वनाथ के पूछा जा रहा है कौन से जैन तीर्थंकर थे, प्रथम और तृतीय थे, 23वें थे, या फिर 24वें थे। तो पार्श्वनाथ की बात की गई तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ जो थे 23वें जैन तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव थे, और जो 24वें थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन व्यक्ति है जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप कहेंगे मोती मस्जिद का निर्माण करने वाला शाहजहां है, अर्थात ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी को जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो आप कहेंगे चौरी चौरा की घटना जो हुई थी गोरखपुर में, उसी के कारण जो है महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल में से एक थे। लाल बाल पाल में से कौन व्यक्ति एक थे, तो आप कहेंगे इनमें से जो लाला लाजपत राय हैं इनमें से एक थे लाल बाल पाल। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस अधिनियम के साथ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था, तो आप कहेंगे यह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 के तहत। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार से कौन सा संबंधित है, तो आप कहेंगे आप जो है भाग संख्या 3 है। कल पूछा गया था, कल के प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कि नागरिकता किस भाग में संबंधित है, तो आप कहेंगे नागरिकता जो है 2 भाग में संबंधित है, भाग दूसरा से, और मूल अधिकार जो है तीसरे से संबंधित है। अर्थात इसका कहने का मतलब है प्रैक्टिस सेट का कि मूल अधिकार या संविधान के भाग से जो है हर प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिल रहे हैं, अर्थात इसके पूछने की संभावना जो है अधिक है। तो आप भाग को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी है। पूछा गया है कि अधिकतम संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो आप कहेंगे 33 + 1 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 34 होते हैं। टोटल पूछा गया है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी एक संविधानोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर संस्था है कौन सी है, तो आप कहेंगे इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग,
यह संविधानोत्तर संस्था है। ऑप्शन डी ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप कहेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। दोस्तों टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी कर रहे हैं। जीएसटी के कौन से होते हैं, कौन सा, केंद्रीय वित्त मंत्री होते थे। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रोटम स्पीकर प्रोटम अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे यह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहेंगे पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है इसमें कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आप कहेंगे प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, आप कहेंगे यहाँ जीवाणु जनित रोग जो हो जाएगा कुष्ठ रोग है, यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और लास्ट प्रश्न है आज का। पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। कौन सी गैस है जो बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, तो आप कहेंगे आप मीथेन गैस है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कुछ कमियां हैं हमारे अंदर तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि हम उस कमियों को ताकि सुधार सकें, अगले वीडियो में आप उस समस्या का सामना ना कर सकें। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी उसे ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप कहाँ से हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हमारी भी एक इच्छा है कि हमारी वीडियो देखते हैं कहाँ कहाँ के लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे अपने जगह का नाम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।